नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय काय चिकित्सा प्रशिक्षण संपन्न। आदि कर्मयोगी अभियान से उदयपुर के 758 जनजातीय गांवों का होगा समग्र कायाकल्प। धौलपुर में वन कर्मियों के लिए तकनीकी ट्रेनिंग की हुई शुरुआत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भजनलाल सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए शुरू किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर और शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर बेंगू पंचायत समिति सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री अंकित सामरिया ने की। बैठक में पंचायत समिति प्रधान समेत कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद शामिल हुए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 15 सितंबर से शहर चलो अभियान एवं 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उसके संदर्भ में उपखंड क्षेत्र बेगू में भी कैसे इन दोनों शिविरों का आयोजन अच्छे तरीके से हो, लोगों को कैसे अधिकतम लाभान्वित किया जा सके, इसके संदर्भ में हमने कल पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से हमारे प्रधान साहब, सरपंच साहब एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी मशीनरी एवं शहरी क्षेत्र से हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया एवं ईओ साहब, पार्षद साहब एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उसमें उपस्थित रहे। हमने उसमें यह निश्चित किया है कि बेगू की स्थिति जो है वो जिले में कैसे सर्वोच्च स्थान पर रहे और बेगू क्षेत्र के लोगों को कैसे अधिकतम लाभान्वित किया जा सके, उसके संदर्भ में हमारी चर्चा रही। और उससे हमने ये जो कार्यक्रम था और जो 12 जो इसके कोर डिपार्टमेंट हैं उन पे हमने चर्चा की, उन डिपार्टमेंट से कि उनको क्या काम करने हैं, पहले क्या तैयारी करनी है, हमें फॉर्मेट्स वगैरह किस तरह से तैयार करने हैं, इन कैंपों के द्वारा जो जो कार्य होने हैं उनमें लाभान्वित व्यक्तियों को कैसे हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें ताकि कैंप के दिन हम उनको अधिकतम लोगों को लाभान्वित कर सके। डॉक्टर एसआर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद काय चिकित्सा विभाग और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय काय चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और चिकित्सकों को आयुर्वेद के परंपरागत सिद्धांतों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़कर व्यवहारिक जानकारी देना था। कुलगुरु ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल शैक्षणिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि भावी चिकित्सकों को नैदानिक अनुभव का अमूल्य अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण में देश भर से आए लगभग 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर जीतिका, डॉक्टर किरण सहित सभी संकाय सदस्य और स्नातकोत्तर अध्येता मौजूद रहे। पुष्कर उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी श्री गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में अटल जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र से जुड़े 10 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 7 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। उपखंड अधिकारी श्री गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय विधायक श्री सुरेश सिंह रावत के दिशा निर्देश के अनुरूप क्षेत्र की जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण और पुष्कर प्रशासन मिलकर कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। इस जन सुनवाई से ग्रामीणों और कस्बे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़क, रास्तों और अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। आज उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में अटल जन सुनवाई रखी गई है। आज उस जन सुनवाई में लगभग 10 प्रकरण प्राप्त हुए हमें, जिसमें से 7 प्रकरणों का निस्तारण हमने तुरंत कर दिया है और 3 प्रकरण ऐसे हैं जिनका थोड़ा समय लगेगा, जिनमें से एक जो कि वर्तमान में बारिश के कारण जो गड्ढे हुए थे उनकी सिचुएशन समस्या थी, एक किसी के जिसमें रास्ते का विवाद था उससे संबंधित समस्या थी, जिसको तहसीलदार को मैं मार करके उससे रिपोर्ट मांगी है, और एक भूमि आवंटन से संबंधित समस्या थी जिसका भी तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है, जिसका समय रहते ही निस्तारण कर दिया जाए। अजमेर ज़िले में बारिश का दौर जारी था और बारिश के कारण जो है अजमेर पुष्कर मार्ग की जो मुख्य सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में अटल जन सुनवाई के अंदर यह प्रकरण आया और तुरंत ही उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल के द्वारा संज्ञान लिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि पुष्कर अजमेर जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर
पेज वर्क का कार्य जो है शुरू हो चुका है। एक और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत के निर्देशन पर तुरंत जो है इस मुख्य मार्ग के जो निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या पूर्व में स्थिति रही है और अभी क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। जी सर, मेरा नाम हाँ जी, मेरा क्या नाम कहना चाहेंगे? मेरा नाम लितेश कुमार शर्मा है। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस अजमेर पुष्कर जो हाईवे है, मन मुख्य सड़क है, मैं आता जाता रहता हूँ कि मेरा भी यहाँ पे रिसोर्ट है। तो मैं देखता हूँ कि पहले पेचवर्क का काम अभी कार्य प्रगति पर है। पहले बहुत ज़्यादा समस्या थी, आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, ये बड़े बड़े गड्ढे थे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कार्य प्रगति पर है और अच्छा चल रहा है और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें कि ये जो रोड का काम है वो चल रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका नाम? मेरा नाम लितेश कुमार शर्मा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये पेचवर्क का यहाँ पर कार्य शुरू किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है इस मार्ग पर जो सड़क थी वो लगातार बारिश के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और अब इसका जो पेचवर्क कार्य है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि राजस्थान सरकार के निर्देशन पर प्रशासन जो है वो लगातार अजमेर ज़िले सहित जो पुष्कर विधानसभा की भी जो सड़कें हैं जो दुरुस्त हुई थी उनको यहाँ पर दुरुस्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। अभी हम और भी जो बातचीत करते हैं पूरे जैसे पुष्कर विधानसभा में आप देख रहे होंगे या आसपास के अजमेर ज़िले की भी, तो वहाँ की क्या अभी स्थिति है? सर, पुष्कर विधानसभा की मैं देख रहा हूँ, पहले जो मैं देखता था, पहले भी मैं आता था यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, गाड़ियाँ भिड़ रही थी और कई बैलेंस बिगड़ रहा था गाड़ियों का, जो गिर रहे थे। तो वैसी आप कोई समस्या नहीं है, अभी काफ़ी काम तो हो चुका है और काम चल रहा है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पुष्कर के लिए, क्योंकि पुष्कर क्या ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत दार्शनिक स्थल है वो और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ पे क्या पब्लिक लोकल भी आती है, स्थानीय भी आती है, बाहर के भी लोग आते हैं जो कि अपने कई आस्था लेके आते हैं कि यहाँ पर उनको जो परेशानियाँ होती थी वैसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल काम अच्छा चल रहा है और मैं आशा रखता हूँ कि ये जल्दी पूरा होगा और इसमें मैं प्रशासन का और यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल, वाकई में सही बात है कि पूरे पुष्कर विधानसभा के अंदर जो बारिश के कारण जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई थी और उनको अभी जो है लगातार निस्तारण जो है उनका किया जा रहा है, दुरुस्त की जा रही है। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पेचवर्क का जो कार्य जो चल रहा है उसके अंदर लीला सेवड़ी और इसके साथ ही जो कपिल कुंड है, कपिल कुंड के आगे जो घाटी है, घाटी के आसपास का भी जो मुख्य सड़क का जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और प्रशासन के द्वारा तुरंत संज्ञान जो है लिया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है मौसम यहाँ पर जो है खुला है और मौसम खुलने के साथ साथ ही प्रशासन की जो कार्य करने की जो गतिविधि है वो यहाँ तेज कर दी गई है। लगातार राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशन पर अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा कई जो ऑर्डर वर्क है वो जारी हुए हैं और सिर्फ पुष्कर ही नहीं, पुष्कर विधानसभा के जो कई ग्रामीण क्षेत्र है जिनकी भी सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनका भी जो है अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार जो है दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। सीताराम गहलोत, सूर्य समाचार, पुष्कर। उदयपुर रेंज पुलिस और यूनिसेफ राजस्थान की ओर से बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता विषयक पोस्टर का विमोचन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक श्री गौरव श्रीवास्तव ने इस पोस्टर को पुलिस लाइन सभागार में जारी किया। आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। राजस्थान पुलिस अकादमी और UNFPA के संयुक्त प्रयासों से जेंडर बेस्ड वायलेंस के संबंध में पुलिस और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार पीड़ित को अपने केंद्र में रखते हुए जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग किस प्रकार से दी जाए, इस विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें उदयपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिसकर्मी विभिन्न रैंक के उन्होंने भाग लिया। अधिकांश पुलिसकर्मी वही थे जो महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं
उनकी जो विशेष इकाइयां हैं, जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, महिला पुलिस थाने हैं, थानों पर महिला डेस्क है, इन स्थानों पर जो पुलिसकर्मी पद स्थापित हैं उन्हें इस प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट करवाया गया। और उसके पीछे मंशा ये थी कि यह जो ट्रेनीज़ हैं वो मास्टर ट्रेनर्स के रूप में विकसित हों और इन्हें जो ये कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, ज्ञान, जो इंटरेक्शन जो इन्हें मिला है उसे देख करके ना केवल ये जिस जगह कार्य कर रहे हैं वहाँ पीड़िता को ध्यान में रखते हुए, अपराध की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ना केवल खुद बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएँ बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण और उनका सेंसिटाइजेशन कर पाएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस थानों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो कटिंग एज लेवल पे पुलिसकर्मी हैं उनका सेंसिटाइजेशन हम इस विषय में कर पाएँ। बहुत अच्छा 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। इसमें पुलिस के ट्रेनर्स के साथ साथ जुडिशरी के ऑफिसर्स, CWC के ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के ऑफिसर्स, NGOs सभी ने इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया और मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम से सभी पुलिसकर्मी लाभान्वित हुए हैं और आने वाले समय में इस रेंज में जो लैंगिक अपराध हैं, विशेष रूप से बच्चों, बालिकाओं के साथ जो अपराध हैं, उसके रिस्पॉन्स में ना केवल प्रोफेशनलिज्म में बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि जो कई बार हम पूरे उस अपराध में पीड़ित को भूल जाते हैं, पीड़ित के साथ जो न्याय होना है, पीड़ित के साथ जो पीड़ा वो सह रहा है उसे कम करने का प्रयास कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। तो उन संवेदनाओं को, उस सेंसिटिविटी को भी जागृत करने का काम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने किया है और मेरा भी सभी पुलिसकर्मियों से यही आग्रह अंत में रहा है कि जब भी आप इस प्रकार के अपराधों से डील करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपराधी को तो पकड़ ही रहे हैं, उसे शीघ्र गिरफ्तार करना, उसे सज़ा दिलाना, यह हमारी प्राथमिकता है। परंतु हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह पीड़िता जो एक घटना से प्रभावित हुई है उसके आत्मसम्मान, उसकी सेंसिटिविटी को भी हम ध्यान में रखें। हमारी किसी भी प्रक्रिया से उसकी पीड़ा बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि जिस समय उसका पुलिस से इंटरेक्शन हो उसी समय से उसके आत्मसम्मान की रक्षा, उसको राहत प्रदान करने का कार्य उसी समय से आरंभ हो जाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में 100 खेजड़ी के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण विज्ञान विभाग ने किया। वक्ताओं ने बताया कि हर साल 11 सितंबर को यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने जंगल और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर है। ग्रामीण विकास विभाग के आदि कर्मयोगी उत्तरदायी शासन अभियान के तहत उदयपुर जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय जिला प्रोसेस लैब प्रशिक्षण का समापन हुआ। समापन सत्र में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता मुख्य अतिथि और जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी अध्यक्ष रहे। कलेक्टर श्री मेहता ने बताया कि अभियान के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 17 विभाग मिलकर कार्य योजना तैयार करेंगे। अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर लाभ दिलाया जाएगा। कलेक्टर श्री मेहता ने कहा कि जिले के 758 जनजातीय गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग और सुझावों से इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है भारत सरकार का प्रोग्राम है, हमारे जनजाति क्षेत्र के गांवों के लोगों के लिए है। उसी के अंतर्गत आदि कर्मयोगी मिशन अभी शुरू होने वाला है इस महीने से। उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से 7 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और अभी यहाँ पे 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमने यहाँ उदयपुर में आयोजित करवाई थी, जहाँ पे हर ब्लॉक से हमने 5 लोगों को नॉमिनेट किया था और उनको ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स बनाया है। उन्होंने अपने 3 दिवसीय ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे आईसी की गतिविधियां जाके करवानी हैं,
कैसे सर्वे करवाना है, अलग अलग सरकारी स्कीम्स में कैसे लोगों को लाभ दिलवाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि विलेज एक्शन डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाना है। विलेज डेवलपमेंट प्लान में जो चीज़ें मिसिंग हैं इन क्षेत्रों में, उन चीज़ों को इसमें शामिल करना है, चाहे वो सड़क हो, आवास हो, कोई PHC CHC हो, कोई बिजली कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो। और फिर जब ये विलेज एक्शन प्लान बनेगा तो इसको ग्राम सभा के सामने रखना है 2 अक्टूबर को, और अनुमोदन के बाद इन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ दिलवाना है। बीकानेर की 0 पॉइंट स्थित म्यूजियम सर्किल पर बना है राजकीय गंगा संग्रहालय। यह संग्रहालय बीकानेर की रियासत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की स्मृति को समर्पित है। संग्रहालय में महाराजा के जीवन से जुड़ी वेशभूषा, खान पान, युद्ध कौशल, संगीत और नृत्य के प्रति उनका लगाव, स्थापत्य कला की समझ और शिकार का शौक संजोया गया है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह संग्रहालय न केवल राज्य की संस्कृति और इतिहास को जीवंत करता है, बल्कि स्थानीय रोजगार बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। गंगा संग्रहालय की स्थापना 1937 में हुई थी और इसके अंदर प्राचीन से लेके और मध्यकाल और 21वीं अपने वर्तमान समय तक है, ये इसके अंदर है वर्तमान में। और वहाँ से पर्यटक आते हैं तो अपने बीकानेर के बारे में और बीकानेर के जो संग्रहालय में रखी हुई है प्राचीन वस्तुएं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और वे जानते हैं। और अपने ऊपर टेराकोटा भी रखी हुई है और अपने कोयत से सिक्के हैं, उपतकाल के भी हैं, मध्यकाल के भी हैं, अंग्रेजों के टाइम के भी हैं। और जो अपने पुस्तकला है उसका भी उसके अंदर अपने रखी हुई है। महाराजा गंगा सिंह जी से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी चीजें यहाँ कौन कौन सी? महाराजा गंगा सिंह जी जीवन से जुड़ी हुई उनके प्रथम जो दीर्घा है वो उनको ही समर्पित है पूरी। उसके अंदर उनके 2 शिकार किए हैं, एक शेर का है और एक चित्ता का है। और वो 2 शिकार है वो उन्होंने अपने आप ही खुद ही किए हैं। हाँ सर, बताइए वो वाद्य यंत्र जो लगे हैं ये किस लिए लगाए? ये इसमें कि अपने जो बीकानेर की संगीत कला है उसको जानकारी देने के लिए, कि ताकि बाहर से कोई पर्यटक आए, विदेश से आए तो हो सकता है कि बीकानेर में भी कलाओं संगीत के बारे में कुछ होता था क्या, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ें रखी हुई है। आज हम खड़े हैं महाराजा गंगा सिंह जी के राजकीय संग्रहालय में, जिसे गंगा संग्रहालय कहा जाता है। यह बीकानेर के म्यूजियम सर्किल पर स्थित है और इस संग्रहालय में महाराजा गंगा सिंह जी के जीवन काल से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उनके युद्ध कौशल से जुड़े और उनके दैनिक जीवन के कार्यकलापों से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। इसके अलावा इस संग्रहालय में उनके समय में जैसे वो शिकार करते थे तो शिकार के उनके जैसे उन्होंने शेर के शिकार किए, बब्बर शेर के शिकार किए, तो वो यहाँ पर आसानी से देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो गंगा संग्रहालय है, यहाँ कुल 6 दीर्घाएँ बनी हैं। उनमें एक दीर्घा उनके पूरे जीवन काल को समर्पित है, जिनमें उनके बाल्य अवस्था से लेकर अंतिम समय तक के जो तेल चित्र हैं उनसे उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जैसे महाराजा गंगा सिंह जी जो यहाँ पर कौन से बर्तन में खाना खाते थे और उनके जो हथियार कौन कौन से रहते थे और किस तरह से वो जैसे शिकार करते थे तो उनके साथ कौन से कितने लवाज़में रहते थे। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो संगीत के जैसे वो शौकीन थे, तो संगीत के अंदर जो उनकी तमाम सामग्री जैसे वीणा कह दें, ढोल कह दें, तुरई कह दें, सारंगी कह दें, तो इस तरह से उनके जीवन काल से जुड़ी हुई और जहाँ उन्होंने यात्राएं की, जहाँ जहाँ वह गए, तो उन्हें जो वहाँ से यादाश्त के तौर पर उन्हें जो सप्रेम भेंट चीज़ें मिली, तो उन चीज़ों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। और इस संग्रहालय की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप उन चीज़ों को इतनी नज़दीकी से देखकर महसूस कर सकते हैं और जो आपको आकर्षित करती है उनके बारे में जानने की। और इस संग्रहालय में जो अन्य चीज़ें हैं उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास का ज्ञान करवाती है। जैसे यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई जो महात्मा लोग थे, जैन थे, संत थे, उनके यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनके कार्यकाल के, उनके शासनकाल का इसमें वर्णन है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रहों से जुड़ी हुई, सभी ग्रहों से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं,
जिनमें सोम, मंगल, बुध जितने भी ग्रह हुए उन सब की यहाँ पर स्थापित हैं। और विशेष तौर से शिव जी की और जो लोक देवी देवता थे, उष्ट्रवाहिनी हैं और अपने चामुंडा माता है, उन सब की भी यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित है जो संगमरमर से बनी है, लाल पत्थर से बनी है। इस तरह से यहाँ पर यह संग्रहालय पर्यटकों को आकर्षित करता है और जो बीकानेर में आता है वो यहाँ पर अवश्य आता है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें देखने को मिलती है वो उन्हें बहुत ही एक रोमांचक अनुभव कराती है। इस तरह से जो ये संग्रहालय है ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है और देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और न्यूनतम शुल्क देकर एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ से लेकर जाते हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वर्मा। अधिशासी अभियंता कार्यालय के मीटिंग हॉल में मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार की अध्यक्षता में 3 अहम बैठकें आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, राजस्व मामलों की निस्तारण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। हाल ही में हुई भारी वर्षा से उत्पन्न जलभराव और पेयजल समस्या पर चर्चा करते हुए मंत्री महोदया ने अधिकारियों को राहत कार्य तुरंत शुरू करने और किसानों की फसल क्षति का आकलन कर मुआवजा शीघ्र दिलवाने के निर्देश दिए। 17 सितंबर से शुरू होने वाले ग्राम सेवा शिविरों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इनमें सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे ताकि ग्रामीणों को अधिकतम सेवाएं मिल सके। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत मगवास ने ग्रामीण विकास की दिशा में नया इतिहास रच दिया है। यहाँ राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायत भवन में आधुनिक पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना, बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। वातानुकूलित इस लर्निंग सेंटर में रोजाना 30 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत धौलपुर में 3 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें वन कर्मियों को मृदा एवं जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। यह परियोजना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति द्वारा राजस्थान वन विभाग के सहयोग से संचालित है। इसका क्रियान्वयन प्रदेश के 13 जिलों में किया जा रहा है, जिनमें धौलपुर भी शामिल है। कार्यशाला का शुभारंभ उप वन संरक्षक श्री वी चेतन कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह प्रायोगिक होगा, जिससे विभागीय कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता दोनों में सुधार होगा। धौलपुर जिले के रूपवास कस्बे में जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने उप जिला चिकित्सालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतारें देखकर कलेक्टर ने चिंता जताई और मौसम बदलने के मद्देनजर ओपीडी और दवा वितरण काउंटरों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाने के निर्देश दिए। विद्यालय निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई, साथ ही प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता भी जांची और बच्चों को नियमित एवं पौष्टिक भोजन देने के निर्देश दिए। आज ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई विश्वास में करी कई सारे परिवार आए। ज़्यादातर परिवार अतिक्रमण को लेकर, चारा गाँव पे अतिक्रमण को लेकर या रास्तों पे लेके है। टीम्स को बता दिया तो मेजर इश्यूज आए हैं तो एक बार उसका अवलोकन भी करेंगे। बाकी सरकारी जो भवन है या सरकारी जो ऑफिस चल रहा है उनका भी अवलोकन किया है तो देखा जो निर्देश, जरूरी निर्देश थे वो ऑफिसर्स को दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप की हर जरूरतमंद को आवश्यक सहायता और संसाधन उपलब्ध हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जयपुर के बगरू में सक्षम जयपुर अभियान के तहत एक चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वयोश्री योजना और एडिप योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। सर, ये सक्षम जयपुर अभियान प्रशासन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से और जो प्रशासन है अपना उनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष योग्यजनों और वैश्वी योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो वर्जन है उनको सहायक उपकरण वितरण करने हेतु चिन्हीकरण कार्यक्रम रखा गया है। और बगरू नगर पालिका में आज अभी तक जो हुए हैं वो जो 13 दिव्यांगजन है जिनको हम सहायक उपकरण के लिए चिन्हीकरण किया गया है। साथ में ही 67 वर्जन ऐसे हैं जिनको हम सहायक उपकरण के लिए चिन्हीकरण किया गया है। यानी टोटल हमारे 80 दिव्यांगजन और वर्जन है जिनको इन कैंप में आज हमने लाभान्वित किया है और लाभान्वित करने के लिए चिन्हीकरण कर लिया है।
डिडवाना के नावा अंबेडकर भवन में जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत दिव्यांगों के लिए 2 दिवसीय दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में नावा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजन अपनी जांच करवाकर दिव्यांग कार्ड बनवाकर लाभान्वित हुए। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जय ने बताया कि पहले दिन कैंप में कुल 46 दिव्यांगजनों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 29 लोगों को दिव्यांग कार्ड जारी कर लाभान्वित किया गया। साथ ही 7 दिव्यांगजन को विशेष जांच के लिए उच्च संस्थान में रेफर किया गया। भजलाल सरकार की प्राथमिकता के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले भर में अटल जन सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर महीने के दूसरे गुरुवार को शिविर लगाए गए। इस दौरान लाडनू में खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत पहुंचे और आमजन की समस्याओं को सुना। राज्य सरकार के निर्देशानुसार डिडवाना पंचायत समिति सभागार में आम जन की समस्याओं के निस्तारण के लिए अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत जिले के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों और ब्लॉक स्तरीय मुख्यालयों पर भी शिविर आयोजित किए गए। डिडवाना ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में लोगों ने बिजली सफाई व्यवस्था, जल भराव, नाला निर्माण और योजनाओं का लाभ जैसी समस्याएं प्रस्तुत की। इन परिवादों की सुनवाई करते हुए कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसीबी एओ श्री रोहिताश चोग ने FLN निपुण भारत मिशन के तहत भाषा और गणितीय कौशल के विकास की जानकारी दी। उन्होंने TLM सामग्री निर्मित परख और प्रखर 2.0 कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यशाला में FLN के लक्ष्यों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष प्रकाश डाला गया। आज महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी में इस परिक्षेत्र के ग्राम पंचायतों में स्थित टीचर्स की जो है FLN की ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, जिसमें संख्यात्मक अभियोग्यता और भाषागत धारा प्रवाह बोलने के लिए आज इन टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। इसमें प्रखर 2 से संबंधित भी जानकारी दी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रुप बनाना, ग्रुप वाइज एक्टिविटीज, साप्ताहिक योजना, कक्षा 3 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार की एक महती योजना है, जिसके अंतर्गत धारा प्रवाह बोलने के लिए अलग अलग कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग ग्रुप स्तर के अनुरूप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ताकि उन बच्चों को उसी अनुसार भाषा का विकास करवाया जा सके। आज यहाँ FLN की 1 दिवसीय वर्कशॉप रखी गई है। NEP 2020 लागू होने के बाद में निपुण भारत के तहत ये एक राष्ट्रीय पहल है बच्चों को भाषा और संख्यात्मक ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि जो बच्चों का बेसिक स्तर है भाषा में और संख्या में कहीं ना कहीं बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इस राष्ट्रीय पहल के द्वारा बच्चों का बेसिक स्तर भाषा के क्षेत्र में और संख्यात्मक ज्ञान के क्षेत्र में बढ़े, उसके लिए एक वर्कशॉप रखी जा रही है। इसलिए 4 वर्कशॉप है, ये दूसरी है। और इसके अलावा आज हमने यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का परख कार्यक्रम है, परख में किस तरह से अच्छे रिजल्ट लाए जाएँ इस प्रदेश के, उस पर चर्चा की। और अभी जो राजस्थान सरकार ने अपने दूसरा कार्यक्रम चला रखा है प्रखर के बारे में यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि उद्देश्य प्रखर का हो चाहे FLN का हो, उद्देश्य एक ही है कि बच्चों का संख्यात्मक और भाषात्मक विकास हो। हाँ, प्रखर में ये है कि हिंदी भाषा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। उसके लिए बच्चों को, जैसे कि आपको पहले मैडम ने बताया कि 4 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनको मात्रा में दिक्कत है, दूसरे ग्रुप में वो बच्चे हैं जो रुक कर बोलते हैं, और तीसरे ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनको कठिनाई है, C1, C2 और C3। इसके अलावा एक ग्रुप है चौथा, जो बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको लाइब्रेरी की पुस्तकें या अखबार के माध्यम से, धारा प्रवाह के माध्यम से उनको पढ़वाना, ये इसका प्रखर का उद्देश्य है। और इसके अलावा जितने भी साथी शिक्षक आए सभी ने यहाँ पर कोशिश की है कि हम ब्लॉक की तरफ से कुछ TLM अपने अपने विद्यालयों में बनाएं, जिससे कि वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे जा सके और बच्चों को उस TLM का लाभ मिल सके। NGGS टिब्बी में मैंने प्रतिभागी के रूप में यहाँ पे जाके भाग लिया है
जिसमें हमें एफएलएन निपुण भारत और प्रखर 2 के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की गई है, जिसके अंतर्गत मैं ये मानती हूँ कि ये बच्चों के मौखिक विकास के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होगी, क्योंकि इससे बच्चों का जो बेसिक स्तर है वो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग सभी स्किल्स में क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। हमें प्रखर 2 के अंतर्गत 2 समूहीकरण एवं वर्ग के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंतर्गत समूहीकरण में हमें ग्रुप 2 बनाने हैं बच्चों के, और वर्ग के अंतर्गत C1, C2, C3, C4 का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को सत्र के अनुरूप उनके वर्ग का निर्धारण किया गया है। C1, C2, C3 के बच्चों को C4 के स्तर के अनुरूप लाना, हमें इसके बारे में जानकारी साझा की गई है, जो कि मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। और हमें यहाँ के अन्य बच्चों के बेसिक स्तर को लेकर भी बहुत सारी जानकारी मिली। आज एक दिवसीय कार्यशाला, इस कार्यशाला में हमने बच्चों के लिए ये कहा कि बच्चों का भाषागत जो शब्दावली वो कैसे बढ़ाई जाए और उनको धारा प्रवाह कैसे पढ़ना सिखाया जाए। इसके लिए कुछ व्यवहारिक बातें की गई कि बच्चों की शब्दावली विकसित करने के लिए उनको जैसे चित्रकारी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से या कार्टूनों के माध्यम से कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाए, ताकि वो अपनी भाषागत शब्दावली उसका विकास करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ना का क्रम है उसको लगभग 60-65 शब्द प्रति मिनट पर से इस प्रकार का विकसित किया जाए। इसके साथ दैनिक जीवन में जो संख्यात्मक ज्ञान वाली चीज़ें हैं उनको किस प्रकार बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के माध्यम से सबको बताया ताकि बच्चे अपना जो संख्यात्मक ज्ञान है वो व्यवहारिक जीवन में बढ़ा करके कक्षा स्तर के अनुरूप हासिल करने। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और क्षेत्रवासियों को समय पर राहत दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रशासन संग्रिय विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी तहसील के कई चकों में हुई बारिश से नुकसान का आकलन कर रहा है। किसानों की मदद से खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित हल्का पटवारियों और गिरदावरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिवृष्टि से फसलें खराब होने का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। टिब्बी तहसील में हाल ही में अत्यधिक बारिश हुई है और अत्यधिक अतिवृष्टि से बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया है और लगभग 200-250 मरबों में पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित चक है वो 3 KSP, 2 KSP, 14 SLW, 12 SLW, मियांवाली ढाणी 16 SLW और इसके साथ ही मसीतावाली का सेक्टर, मेहरवाड़ा की साइड, अन्य कई क्षेत्र भी है जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है। तो इसके लिए किसानों के द्वारा अत्यधिक सहयोग किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी, जैसे 24 घंटे कोई लाइट की है, कोई ट्रांसफार्मर, जितनी व्यवस्थाएं है वो प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। किसानों के द्वारा खुद भी प्रयत्न करके मोटरें लगाई जा रही है, इससे पानी की निकासी की जा रही है और पटवारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जिन जिन घरों में मकान की क्षति हुई है, कोई छत गिर गई है, उसका तुरंत सारे कागज़ कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी मुआवजा लोगों को दिलवाया जाए, किसानों को। और मेरे द्वारा भी जो लगभग 60-70% जो क्षेत्र है उसमें पूरा निरीक्षण किया गया। कुछ जगह ऐसी हालात है कि जहां रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, वहां ट्रैक्टर पे जाके हमने विजिट की है। मेरा सभी जो किसान यहाँ के हैं, किसानों से ये निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग इस आपदा के समय में प्रशासन का सहयोग करें और पानी निकालने में प्रशासन की मदद करें। और प्रशासन से भी हमारे द्वारा जो ब्लॉक स्तर पे जितने इंतज़ाम किए जाने चाहिए वो हमारे द्वारा किए गए और क्योंकि ये बड़ी समस्या है तो इसके लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया। इसमें एक टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट भी की है, इसमें तात्कालिक समाधान और स्थायी समाधान सुझाए गए हैं। तो वो जो लेटर है वो भी श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा उच्चाधिकारियों को लिखा गया है और उच्चाधिकारी भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो पूरे प्रशासन ऊपर से लेके नीचे तक किसानों के साथ है, किसानों की मदद की जा रही है
हालांकि जब इतने बड़े क्षेत्र में इतना अत्यधिक जल भराव हुआ है तो कुछ जगह जैसे हो सकता है कि मैं खुद नहीं पहुंच पाया हूं, पर हमारी टीम है पटवारी, गिरदावर और नायब साहब को निर्देशित कर दिया है कि वो अधिक से अधिक हर जगह पहुंचे। और प्रशासन की प्राथमिकता ये है, फसलें तो बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो गई है और कुछ जो एरिया है उनमें तो 100% तक नुकसान हुआ है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। पर हमारी प्राथमिकता ये है कि जो ढाणियाँ है वो ना डूबे, तो चाहे वो आगे है या किसी भी क्षेत्र में है, तो ढाणियाँ किसी की भी ना डूबे और उन ढाणियों को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अब हम इस कार्य में लगे हुए हैं और अगर बारिश जैसे आज अभी थोड़ा मौसम सही हुआ है तो जल्दी ही हम किसानों के सहयोग से इस आपदा पे जो है नियंत्रण पाने में सफल होंगे। फसल खराबे की कोई रिपोर्ट है, इसमें कोई आकलन किया है, इसमें कितना फसल खराबा हुआ है? फसल खराबा काफ़ी हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना कि अलग अलग है, कुछ स्थानों पे 70%, 80%, कईयों पे 100% और जहाँ कहीं कम है वहाँ 50 से 60% भी है। वो अलग अलग है, पटवारियों द्वारा रिपोर्ट दी गई है वहाँ पे प्रथम दृष्टया। तो ये कोई अनुमानित नहीं है, ये एक प्रथम दृष्टया अनुमान है। जब सेवनडी की जाएगी तो मैं विश्वास भी दिलाता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों के। पूर्व में भी जब यह आपदा आई है तो मेरे द्वारा बिल्कुल सटीक, हमारी टीम के द्वारा रेवेन्यू सटीक अनुमान लगा के और जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके भेजा गया है। और इस बार भी पटवारियों को यही निर्देशित किया गया है कि जिस भी किसान का चाहे थोड़ा या ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके पूरे नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भेजी जाए। और अभी गिरदावरी चल रही है तो उसके बाद जो 7D तैयार की जाएगी उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी और निसंदेह प्रशासन के द्वारा किसानों का मैक्सिमम सहयोग किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में भाग लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का शीघ्र सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली और कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की सर्वे रिपोर्ट जल्द तैयार करवाई जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिले में अब तक करीब 20% फसल गिरदावरी हो चुकी है। देखिए, इसमें नियम कायदे जो है बने हुए हैं और जो पंचायत है वो उसमें एम्पावर्ड है सभी प्रकार के एक्शन लेने के लिए। तो इसलिए लोकल लेवल पे जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो करें। उनको किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से अगर पुलिस और प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा तो वो भी उनको मिलेगा। गिरदावरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20% के आसपास गिरदावरी हो गई है और इसमें गति लेकर आएंगे। साथ के साथ मैं अपील करूंगा कि सरकार ने किसानों को गिरदावरी जैसे मसले में उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए राज किसान गिरदावरी ऐप लॉन्च किया है। इससे किसान खुद की फसल का ब्यौरा खुद के स्तर पर ही डाल सकते हैं और इस प्रकार से जो बीच में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते थे उनके ऊपर निर्भरता जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। और कभी कभी देखने में आता था कि कोई सही विवरण अंकित नहीं होता था जिसके कारण बाद में किसान को परेशानी होती थी। तो वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के ये काम करें और इसमें ऐसा नहीं कि हर किसान को अपने ही खेत की करनी है। एक किसान है, वो एक परिवार में एक किसान है, वो परिवार के सारे खेतों की भी कर सकता है। और हमारे सारे ऑफिसर्स ने इस ऐप को टेस्ट किया है, खेतों में जाके किसानों के साथ टेस्ट किया है। 2-3 मिनट में ही ये काम आसानी से हो जाता है। तो जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि किसान भाई तो अपने खेत की गिरदावरी कर ही सकते हैं। अगर हमारे साथ में ऐसे साथी हैं जो कुछ अपना समय निकाल सकते हैं तो यदि वो गिरदावरी में सहयोग करते हैं तो हर खसरे पे एक मुरब्बे में अपने लगभग 25 खसरे के आसपास, किले के आसपास उनको करते हैं तो उनको 250 रुपया, जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 40 मिनट से 1 घंटे में हो सकता है। 1 घंटे में 250 रुपया कमाने का भी मौका है जो हमारे युवा साथी हैं जो सर्वेयर का काम करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से जुड़ें। हमारे द्वारा भी आपके साथ
प्रेस के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है और हमारा जो मशीनरी है वो तो उस काम को करेगा ही। क्या ऐसे जो युवा है उनके लिए प्रशिक्षण की मंशा प्रशासन रखता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था, जो लोग सर्वेयर से जुड़ना चाहते हैं उसको भर सकते हैं। अभी नौहर में मैं दोबारा से एसडीएम साहब को आग्रह करूँगा कि एक बार फिर से बच्चों का इंटरेस्ट उसमें इनवाइट कर लें और पहले उनका छोटा-सा ट्रेनिंग होगा और एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक ऐप को ऑपरेट करना है और जो भी सहयोग चाहिए होगा हमारे पटवारी से, हमारी रेवेन्यू मशीनरी से उनको दिया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान गौरव रविंद्र सालुखे ने रामगढ़ ब्लॉक का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और राजीविका समूह की गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने उत्पादों को देखकर संतोष जताया और विपणन रणनीतियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उत्पादन प्रक्रिया और कार्यशैली देखकर उन्होंने महिलाओं की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजीविका योजना के जरिए महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने उत्पाद सिर्फ घर तक नहीं बल्कि बाजार तक पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सुधारने पर जोर दिया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।